वेलकम टू द डिबेट, जहां हम आज के विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से एक गहन और विचारोत्तेजक चर्चा प्रस्तुत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ा है। बिल्कुल, बहुत ही करीब से जुड़ा है। हाँ, तो हमारी चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है द मिडिल क्लास ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये जो मटेरियल है ये एक बहुत ही सीधा सवाल उठाता है। मतलब मुख्य प्रश्न ये है कि क्या एक आम मध्यवर्गीय इंसान जिसके पास ना तो कोई बहुत बड़ी पुश्तैनी जमीन है और ना ही कोई लॉटरी का टिकट, क्या वो करोड़ों की संपत्ति बना सकता है? और इसका जो जवाब इस ब्लूप्रिंट में दिया गया है वो अपने आप में काफी चर्चा का विषय है। सही कहा। लेखक का जो रियल वेल्थ फॉर्मूला है, यानी अपनी आय बढ़ाना, बेवजह के खर्चों को सख्ती से कंट्रोल करना और एक स्मार्ट तरीके से लंबे समय तक निवेश करना, क्या ये वाकई एक अचूक सिस्टम है? मेरी स्पष्ट राय है कि हाँ, ये है। अगर हम इस ब्लूप्रिंट को सही अनुशासन, गणित और कंपाउंडिंग की ताकत के साथ लागू करें तो ये एक प्रूवन रास्ता है। मैं मानती हूं कि ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल ढांचा है जो आपको आपकी आर्थिक आज़ादी तक पहुंचा सकता है। देखिए, इस चर्चा में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं कि मैं इस फॉर्मूले के बुनियादी सिद्धांत से पूरी तरह इनकार नहीं कर रहा हूं। कागज पर यह फॉर्मूला बहुत ही आकर्षक और तर्कसंगत लगता है, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। जब हम इस ब्लूप्रिंट की गहराई में जाते हैं ना, तो मुझे इसमें एक बहुत बड़ा पेंच नजर आता है। मेरा मानना है कि यह ब्लूप्रिंट कुछ ऐसी आदर्श परिस्थितियों की मांग करता है जो एक आम मिडिल क्लास इंसान की जिंदगी में शायद ही कभी होती हैं। हम आज ये देखेंगे कि कैसे ये सोर्स मटेरियल खुद अपने शुरुआती वाक्यों में उन विरोधाभासों को मानता है, लेकिन समाधान देते वक्त उन जमीनी हकीकतों को दरकिनार कर देता है। जमीनी हकीकतों से आपका मतलब? मेरा मतलब है ईएमआई, बच्चों की फीस और घर के खर्चों का दबाव। ये फॉर्मूला इन्हें बहुत ही आसानी से इग्नोर कर देता है। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के इसके कोर कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत करते हैं। मैं अपना तर्क इस सीधी सी बात से शुरू करूंगी कि देखिए, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है। हमारी सोर्स सामग्री बहुत ही स्पष्ट तरीके से उस पुरानी धारणा को तोड़ती है कि अमीर सिर्फ बिजनेस करने वाले लोग ही बन सकते हैं। लेखक ने जो फॉर्मूला दिया है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर आधारित है। सोर्स में एक सीधा सा उदाहरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति 25 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपए का निवेश शुरू करता है। 10,000 रुपए महीने? हाँ, और उसे औसतन 12% का रिटर्न मिलता है। तो 20 से 25 सालों में वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति आसानी से बना सकता है। मुझे इस ब्लूप्रिंट की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये मिडिल क्लास ट्रैप को बहुत सटीक तरीके से पहचानता है। ट्रैप? बिल्कुल। ट्रैप क्या है? जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हम निवेश बढ़ाने की बजाय ईएमआई पर एक नई और बड़ी कार ले आते हैं या हर साल नया स्मार्टफोन खरीदने लगते हैं। अगर एक इंसान इस दिखावे के जाल से बच जाए और अपनी स्किल्स पर काम करे तो ये सिस्टम 100% काम करता है। मुझे लगता है कि यहीं पर सिद्धांत और यथार्थ का सबसे बड़ा टकराव होता है। आपने कहा कि गणित झूठ नहीं बोलता। हाँ, मैं मानती हूँ। मैं भी सहमत हूं कि गणित झूठ नहीं बोलता, लेकिन गणित जिस डेटा पर काम कर रहा है वो डेटा कहां से आ रहा है? सोर्स सामग्री के ही पहले कुछ वाक्यों पर गौर कीजिए। लेखक खुद कहता है कि हर महीने सैलरी आती है और कुछ ही दिन में खत्म हो जाती है। ईएमआई, रेंट, बिल्स, एक्सपेंसेस और फिर नेक्स्ट मंथ का वेट। हाँ, ये तो एक आम समस्या है। तो अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति जिसकी शुरुआती सैलरी 25 या 30,000 रुपए है, महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख तक मकान का किराया, बिजली का बिल, राशन और गाड़ी की ईएमआई में वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उस इंसान से ये उम्मीद करना कि वो हर महीने 10,000 रुपए यानी अपनी आय का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ निवेश के लिए निकाल दे, ये किसी चमत्कार की उम्मीद करने जैसा है। और वो भी सिर्फ 1 महीने नहीं, लगातार 25 सालों तक, बिना किसी नौकरी के छूटे, बिना किसी बीमारी के और 12% के स्थिर रिटर्न के साथ। देखिए, ये एक ऐसा परफेक्ट परिदृश्य है जो संघर्षरत मध्यवर्ग के हिस्से में आता ही नहीं है, जिसके लिए ये किताब लिखी गई है। मैं समझ रही हूँ कि 25,000 की सैलरी में 10,000 का निवेश एक बहुत बड़ा पहाड़ लग सकता है। लेकिन अगर आप ब्लूप्रिंट को ध्यान से देखें तो लेखक ने भी ये नहीं कहा है कि आप अपनी बुनियादी जरूरतों को मारकर 10,000 निवेश करें। तो फिर कैसे करें? लेखक ने एक बहुत ही स्पष्ट क्रम, एक सीक्वेंस तय किया है। सोर्स सामग्री कहती है सबसे पहला स्टेप है इनकम को ग्रो करना। अगर आपकी इनकम 25 या 30,000 है तो सिर्फ सेविंग से करोड़पति बनना बहुत स्लो हो सकता है। मतलब ब्लूप्रिंट उस सच्चाई को पहले ही मान रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहा है कि पहले आपको अपनी आमदनी बढ़ानी होगी, नई स्किल सीखकर, साइड इनकम से, फ्रीलांसिंग करके या कोई बेहतर जॉब ढूंढकर। जब आपकी इनकम उस स्तर पर पहुंच जाए जहां आपके बेसिक खर्चे पूरे होने के बाद पैसा बचने लगे, तब वो 10,000 रुपए का निवेश शुरू होता है। इसलिए ये ढांचा हवा में बातें नहीं कर रहा है, ये बहुत ही यथार्थवादी अप्रोच है। इनकम बढ़ाने वाली बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जरा जमीनी हकीकत पर बात करते हैं।
क्या इनकम बढ़ाना कोई स्विच है जिसे आप जब चाहें ऑन कर सकते हैं? स्विच नहीं है, लेकिन मेहनत से। ब्लूप्रिंट कहता है कि नई स्किल सीखें या फ्रीलांसिंग करें, लेकिन क्या इन चीजों के लिए पैसा और सबसे कीमती चीज यानी समय नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जो इंसान सुबह 8 बजे घर से निकलता है, ट्रैफिक से जूझता हुआ ऑफिस पहुंचता है, बॉस की डांट सुनता है और शाम को 7 बजे पूरी तरह से थका हारा घर लौटता है, क्या उसके पास वो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बचती है कि वो रात को बैठकर कोडिंग सीखे या वीकेंड पर फ्रीलांसिंग करे? ये मुश्किल है। पर समय और ऊर्जा मध्य वर्ग के पास बहुत ही सीमित संसाधन है। ब्लूप्रिंट ये मानकर चलता है कि इंसान के पास खाली समय है जिसका वो उपयोग नहीं कर रहा है। जब सोर्स कहता है कि स्किल्स बिल्ड करना जरूरी है, तो वो उस भारी मानसिक थकान और संघर्ष को पूरी तरह इग्नोर कर देता है जो एक मिडिल क्लास इंसान रोज झेल रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि थकान होती है और समय निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि हालात बहुत मुश्किल हैं और कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर हम उसी नेक्स्ट मंथ का वेट वाले साइकिल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूँ, लेकिन ब्लूप्रिंट ये नहीं कहता कि ये आसान होगा। वो ये कह रहा है कि ये जरूरी है। अगर आप अपने वीकेंड्स को नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर बर्बाद करने के बजाय अपनी किसी स्किल को निखारने में लगाते हैं, तो शुरुआत में ये दर्दनाक जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपको उस जाल से बाहर निकालेगा। लॉन्ग टर्म का विजन रखना अच्छी बात है। बिल्कुल। अब चलिए इस चर्चा को उस दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ले चलते हैं जिस पर ब्लूप्रिंट बहुत जोर देता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है इस पूरे ब्लूप्रिंट का। सोर्स में साफ तौर पर लिखा है कि जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हम नए और महंगे खर्चे पाल लेते हैं। लोग नई कार, नया फोन और अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। आज के इस कंज्यूमर ड्रिवन समाज में, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, ये ट्रैप बहुत रियल है। जैसे ही किसी का प्रमोशन होता है, पहली चीज दिमाग में आती है कि अब एक बड़ी एसयूवी ले ली जाए, वो भी ईएमआई पर। बिल्कुल ऐसा होता है। अमीर लोग क्या करते हैं? वे अपनी बढ़ी हुई इनकम से एसेट्स खरीदते हैं, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, जो उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं, जबकि मध्य वर्ग लाइबिलिटीज खरीदता है जो उनका पैसा चूसती हैं। अगर हम सिर्फ इस एक मनोवैज्ञानिक जाल को समझ लें और अपनी बढ़ी हुई सैलरी को दिखावे पर खर्च करने के बजाय निवेश में डालना शुरू कर दें, तो करोड़पति बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? देखिए, दिखावे से बचना चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, इस बात पर तो कोई भी समझदार इंसान आपसे सहमत होगा। नया फोन और नई कार वाले उदाहरण भी बहुत सटीक हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपसे थोड़ा असहमत हूं। बताइए। मेरी दिक्कत यह है कि ब्लूप्रिंट इस बात को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। क्या आय बढ़ने के साथ होने वाला हर खर्च वाकई अनावश्यक या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है? जरा सोचिए, जब एक इंसान 25 से 45 साल के उम्र के सफर से गुजरता है, तो उसकी सिर्फ सैलरी नहीं बढ़ती, उसकी जिंदगी की वास्तविक जरूरतें और जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ती हैं। किस तरह की जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं आप? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके माता पिता बूढ़े होते हैं, उनके मेडिकल खर्चे शुरू हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और आज के समय में एजुकेशन इन्फ्लेशन यानी शिक्षा की महंगाई कितनी है, ये हम सब जानते हैं। अचानक से परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। वो तो है। तो ये सब अननेसेसरी एक्सपेंसेस या दिखावे के खर्चे नहीं हैं। ये वो गड्ढे हैं जो सालों से खाली थे, और जैसे ही इंसान की आय बढ़ती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जरूरी गड्ढों को भरने में चला जाता है। जब सोर्स कहता है कि अमीर लोग इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाते, निवेश बढ़ाते हैं, तो ये भूल जाता है कि अमीर लोगों की जो बेसिक और इमरजेंसी जरूरतें हैं, वो पहले से ही सुरक्षित हैं। उनकी सेफ्टी नेट पहले से होती है। बिल्कुल, उनके पास पहले से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और बैकअप है। मिडिल क्लास के इंसान को बढ़ी हुई सैलरी से पहले अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इसलिए इस पूरी स्थिति को सिर्फ मिडिल क्लास ट्रैप कह देना मुझे जमीनी हकीकतों के प्रति थोड़ी असंवेदनशीलता लगती है। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मैं मानती हूँ कि मेडिकल खर्चे और बच्चों की फीस को हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन सोर्स सामग्री हमें जीवन के हर सुख, दुख या बुनियादी जिम्मेदारियों को नकारने के लिए नहीं कह रही है। वो हमें एक फाइनेंशियल बाउंड्री बनाने के लिए कह रही है। अगर हम हर बढ़ते खर्च को जिम्मेदारी का नाम दे देंगे, तो हम कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। वो भी सही है। इसीलिए ब्लूप्रिंट में एक इमरजेंसी फंड बनाने और इंश्योरेंस लेने की बात छुपी हुई है, ताकि जब वो मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपका निवेश न टूटे। खैर, अब आइए इस ब्लूप्रिंट के तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर बात करते हैं, कंपाउंडिंग और समय का लाभ। जी, वो 12% रिटर्न और 25 साल वाला फॉर्मूला। बिल्कुल। सोर्स बहुत ही साफ शब्दों में कहता है, प्रॉब्लम यह है कि लोग इन्वेस्टमेंट लेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप 25 साल की एज में स्टार्ट करते हो, तो टाइम आपका सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। यहाँ मैं थोड़ा रुककर कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना चाहूंगी। बताइए। जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न या ब्याज मिला, अगले साल वो रिटर्न भी आपके लिए पैसा कमा रहा है।
ये एक स्नोबॉल यानी बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए और बड़ा होता जाता है। अगर आप 10,000 रुपये महीने का निवेश करते हैं और हिस्टोरिकल मार्केट एवरेज के हिसाब से 12% का रिटर्न मानते हैं, जो कि भारत में इंडेक्स फंड्स या अच्छी इक्विटी में लंबे समय में देखा गया है, तो 20 से 25 सालों में ये 1 करोड़ बन जाता है। यहाँ पैसा उतना काम नहीं कर रहा है जितना समय काम कर रहा है। ये गणित इस बात का सबूत है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे वाला होने की जरूरत नहीं है, बस आपको जल्दी शुरुआत करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। देखिए, कंपाउंडिंग का गणित कागज पर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे यहाँ समय का एक बहुत बड़ा पेच नजर आता है, जिसे हम अंग्रेजी में कैच-22 स्थिति कह सकते हैं। कैसा पेच? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 25,000 की शुरुआती सैलरी में निवेश करना मुश्किल है, इसलिए ब्लूप्रिंट का पहला स्टेप है कि फ्रीलांसिंग या स्किल्स के जरिए इनकम बढ़ाई जाए। हाँ, मैंने कहा था। और अब आप कह रही हैं कि 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करना समय का सबसे बड़ा लाभ है। क्या आप यहाँ विरोधाभास नहीं देख रही? विरोधाभास? मेरा मतलब है, अगर एक 25 साल का युवा 25-30 हज़ार कमा रहा है और उसका पैसा रेंट और ईएमआई में जा रहा है, तो वो 10,000 निवेश कर ही नहीं सकता। अब वो ब्लूप्रिंट की बात मानकर नई स्किल सीखता है, रात में जाकर कोडिंग करता है, एक्स्ट्रा काम करता है। इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सैलरी को उस लेवल तक ले जाने में जहां वो बिना घर का बजट बिगाड़े 10,000 रुपये निकाल सके, उसे आराम से 5 से 7 साल लग जाएंगे। जब तक उसकी आमदनी उस स्थिति में पहुंचती है, तब तक वो इंसान 32 या 35 साल का हो चुका होता है। ऐसे में ब्लूप्रिंट जिस 25 साल की उम्र और अर्ली स्टार्ट एडवांटेज की बात कर रहा है, वो मौका तो उसके हाथ से निकल चुका है। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। और बात सिर्फ समय के पेज की नहीं है। एक और बहुत बड़ी चीज है जिसे ये ब्लूप्रिंट अपने 1 करोड़ के सपने में पूरी तरह भूल जाता है, और वो है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन एक फैक्टर तो है। जरा सोचिए, आज के समय में 1 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन 25 साल बाद क्या होगा? आज से 25 साल पहले सन 2000 में 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी, और आज क्या है? जिस 1 करोड़ रुपए को ब्लूप्रिंट फाइनेंशियल फ्रीडम का अल्टीमेट गोल बता रहा है, 25 साल बाद महंगाई के कारण उस 1 करोड़ की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति बहुत कम हो चुकी होगी। शायद 2050 में 1 करोड़ में किसी अच्छे शहर में एक 2 BHK फ्लैट भी ढंगा ना मिले। इसलिए इस फॉर्मूले को एक अचूक सिस्टम मान लेना मुझे एक बहुत बड़ा छलावा लगता है। देखिए, आपका महंगाई वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। 25 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज जैसी नहीं होगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम निवेश करना ही छोड़ दें? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो 25 साल बाद आपके पास वो 1 करोड़ भी नहीं होंगे। और जहां तक समय के विरोधाभास की बात है कि 25 की उम्र में पैसा नहीं होता और जब पैसा आता है तो उम्र निकल जाती है, इसके लिए हमें सोर्स सामग्री की मूल भावना को समझना होगा। 10,000 रुपए कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक बेंचमार्क है जो लेखक ने गणित समझाने के लिए दिया है। तो फिर वास्तविकता में इसकी शुरुआत कैसे होगी? वास्तविकता में शुरुआत स्टेप अप SIP जैसे तरीकों से होती है। मान लीजिए 25 साल की उम्र में आप सिर्फ 2,000 रुपए महीने से शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप उस 2,000 को बढ़ाकर 5,000 करते हैं, फिर 10,000 और फिर 20,000। मुख्य बात ये नहीं है कि आप पहले दिन से 10,000 डालें। समझ रहा हूँ। मुख्य बात कंसिस्टेंसी और वो मानसिकता बनाना है कि मुझे अपनी आय का एक हिस्सा एसेट्स बनाने में डालना है। सोर्स का अंतिम निष्कर्ष यही है, इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। मध्यवर्गीय जीवन में बाधाएं आती हैं, मार्केट क्रैश भी होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये सिस्टम है तो आप हर महीने सिर्फ खर्चे पूरे करने की मानसिकता से बाहर निकलकर 20 साल आगे की सोच पाते हैं। मैं इस बात की पूरी तरह सराहना करता हूं कि यह ब्लूप्रिंट एक लंबी अवधि का विजन देता है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो है विजन की कमी। हम बस अगले महीने की सैलरी और EMI तक ही सोच पाते हैं। इसलिए मानसिकता बदलने वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। खुशी है कि हम किसी बात पर तो सहमत हुए। बिल्कुल, मेरी सारी बहस सिर्फ इस बात के खिलाफ है कि इस सिस्टम को सिंपल या आसान कहा जाए। जब कोई लेखक ये दावा करता है कि मिडिल क्लास से करोड़पति बनने का सिस्टम सिंपल है, तो वो उस पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बहुत हल्का बना देता है जिसमें भारत का मध्यवर्ग रोज पीस रहा है। मैं समझ रही हूँ कि आप इसे इतना सिंपल क्यों नहीं मानते। जी, क्योंकि जब लोग इस तरह के ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं जिसमें सब कुछ इतना परफेक्ट और आसान बताया जाता है, और फिर जब वे इसे अपनी असल जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, जहां किसी दिन अचानक से कार खराब हो जाती है या घर की छत रिपेयर करानी पड़ती है या किसी महामारी के कारण जॉब चली जाती है, तो वे इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर पाते। और फिर वो निराश हो जाते हैं। बिल्कुल, और सबसे दुखद बात यह होती है कि वे खुद को ही इसके लिए दोषी मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें ही अनुशासन की कमी है, जबकि असल में दोष उनके अनुशासन में नहीं बल्कि उन अनियंत्रित परिस्थितियों में होता है जिन्हें ये फॉर्मूला अपनी कैलकुलेशन में गिनता ही नहीं है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कोई भी ब्लूप्रिंट इंसान की असल जिंदगी की हर चुनौती को एक स्प्रेडशीट में नहीं डाल सकता। मुझे लगता है कि हमारी ये चर्चा हमें एक बहुत ही सार्थक मुकाम पर ले आई है। मैं भी यही मानता हूँ। हमने इस रियल वेल्थ फॉर्मूले के दोनों पहलुओं को बहुत गहराई से टटोला है।
अब समय है कि हम आज के इस विचार विमर्श को समेटें और अपने अपने निष्कर्ष श्रोताओं के सामने रखें। यदि मैं अपनी बात का सारांश दूं, तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि द मिडिल क्लास ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम में दिया गया ढांचा, आमदनी बढ़ाना, जीवन शैली की महंगाई से बचना और कंपाउंडिंग का लाभ उठाना एक प्रमाणित और सबसे विश्वसनीय रास्ता है। हाँ, रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, बीमारियां आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में स्पष्ट है तो ये आपको अपनी आर्थिक नियति का कंट्रोल आपके अपने हाथों में लेने की शक्ति देता है। बिना किसी विरासत या लॉटरी के सिर्फ अनुशासन के दम पर वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। और मेरी तरफ से इस चर्चा का निष्कर्ष यह है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, अपने खर्चों पर नजर रखना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना, ये ऐसी आदतें हैं जो हर मध्यवर्गीय इंसान को अपनानी ही चाहिए। इस बात पर हम दोनों पूरी तरह एक ही पेज पर हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने इस रुख पर कायम हूं कि इस फॉर्मूले को एक अचूक या फ्रिक्शनलेस सिस्टम मानना खुद को धोखा देना है। ये एक बेहतरीन सैद्धांतिक दिशा निर्देश है, कोई जादुई छड़ी नहीं। इसे हासिल करने के लिए एक इंसान को अपनी ज़मीनी हकीकतों, रोजमर्रा की थकान और अचानक आने वाले खर्चों से हर दिन लड़ना पड़ता है। महंगाई और समय के पेच को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि 12% रिटर्न के सपने को देखना। सही कहा। और शायद इसी गहराई और जटिलता में ही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा मूल्य छिपा है। आज हमने देखा कि कैसे एक ही किताब, एक ही ब्लूप्रिंट को जब हम अलग अलग नज़रियों से देखते हैं तो कितनी नई बातें निकलकर सामने आती हैं। एक नज़रिया जो हमें गणित और अनुशासन की ताकत दिखाता है, और दूसरा जो हमें ज़मीनी हकीकत और परिस्थितियों की याद दिलाता है। सही बात है, और मुझे लगता है कि किसी भी विषय पर ऐसे ही विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने पर हमारी समझ और ज्यादा परिपक्व होती है। अब श्रोताओं के लिए ये सोचने का समय है कि ये रियल वेल्थ फॉर्मूला उनके अपने जीवन के संदर्भ में, उनकी सैलरी और उनके परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से कितना प्रैक्टिकल है। क्या वे इस ब्लूप्रिंट को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, या फिर उन्हें अपनी वास्तविकता के अनुसार इसमें कुछ ज़रूरी बदलाव करने होंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आप पर, यानी हमारे श्रोताओं पर छोड़ते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी एक पक्ष को विजेता घोषित करना नहीं था, बल्कि इस पूरे विषय की हर एक परत को आपके सामने खोलकर रखना था। सोर्स सामग्री में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर आप खुद गहराई से विचार कर सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देख सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का यह विचार विमर्श आपके लिए ज्ञानवर्धक और रोचक रहा होगा।